तो बीपीएससी और हम पे आज हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हो बीपीएससी और हम हमारे इस चैनल का नाम है और आज आपके इस चैनल पे 67th बीपीएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पे हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में बिहार में कौन से जिला में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार में किस जिले में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह जिला जो है यह है गया। गया जिले में लगभग 1000 एकड़ में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस तिथि के बाद से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह तिथि है 14 दिसंबर 2021, अर्थात 14 दिसंबर 2021 के बाद से बिहार राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस चिकित्सक को हाल ही में लास वेगास में आयोजित वैश्विक सम्मेलन इंटरनेशनल फोरम फॉर एडवांस्ड इन हेल्थ केयर में टॉप 100 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गजों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर नचिकेता सिंह। डॉक्टर नचिकेता सिंह को लास वेगास में एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो कि इंटरनेशनल फोरम फॉर एडवांस्ड इन हेल्थ केयर में इन्हें टॉप 100 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गज में शामिल किया गया है। ये बिहार के ही है, डॉक्टर नचिकेता सिंह। नेक्स्ट है, बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा जो है, इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से कौन है। तो फिलहाल अभी जो बिहार का महिला आयोग है यह भंग किया गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस संजय करोल। संजय करोल, इन्हें 11 नवंबर 2019 को इन्हें न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति राज्य का घरेलू उत्पाद जो है यह 34,413 रुपये है। 34,413 है। ठीक है, यह जो है जीएसडीपी का जीएसडीपी अर्थात स्टेट का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है यह है 34,413 और यह इसका 36.2% है। 36.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2020 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी। मार्च 2020 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 6073 मेगावाट की थी, अर्थात 773 मेगावाट। यह पिछले वर्ष की तुलना में 27.4% बढ़ गई है। ठीक है, 27.4%। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है। बिहार में विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत जो है वह ताप विद्युत है, अर्थात ताप विद्युत संयंत्र ही बिहार में विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिले का क्रम बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में जो है यहाँ पर शिवहर है, अररिया, किशनगंज और नवादा, ये सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले का क्रम है। अर्थात सबसे कम एसजीडीपी जो है, एसजीडीपी यह सबसे कम शिवहर का है, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा अररिया की, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद नवादा की। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई जो है यह 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर के। नेक्स्ट है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की
संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? भिखना ठोड़ी दर्रा, यह दर्रा ध्यान में रखिएगा, भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से जो है यह हरहा नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। यह बूढ़ी गंडक जो है हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है, जो कि हिमालय से जितनी भी गंगा की सहायक नदियां निकलती हैं इन सब में यह सबसे लंबी है और उत्तर की सबसे तेज जलधारा वाली यह नदी है। आगे है, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो आंसर है इसका 71, अर्थात 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण पर। प्रथम चरण का मतदान जो है यह 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ था, प्रथम चरण का। आगे है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय जो है यह पाटलिपुत्र में स्थित था। आगे बढ़ते हैं, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? धम्म यात्रा जब अशोक ने शुरू की थी तो उसने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की थी। वह लुम्बिनी भी गए थे जो कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। तो लेकिन धम्म यात्रा जब उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले वे बोध गया गए थे, जहाँ की भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला थी। तो शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सहस्राम को कहा गया है, जो कि वर्तमान में सासाराम के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सहस्राम बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 1864 के अंबाला के मुकदमों में पटना के वहाबियों के वकील थे। पटना के वहाबियों के वकील इस समय प्लाइडेन थे। आंसर हो जाएगा प्लाइडेन। इन्होंने वहाबियों के लिए वकालत की थी। इस मुकदमे में पटना के 3 वहाबियों को मृत्युदंड दिया गया था और उसके अलावे 8 को आजीवन काला पानी की सजा दी गई थी और बाद में उनके मृत्युदंड को भी आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी, प्लाइडेन। नेक्स्ट है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में सबसे पहले भाग लिए थे 1887 में बिहार के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, इस समय 1887 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था। मद्रास में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मद्रास। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड जो है यह 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 11 अगस्त 1942। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को कहा गया है। वही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू हुआ उसके प्रथम सत्याग्रही भी थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में देश में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना था? तो जीडीपी का यह लगभग 3.5% यानी 3.5% था। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में भारत का प्राथमिक घाटा जीडीपी का था। प्राथमिक घाटा जो है यह जीडीपी का 2.7% था। 2.7%। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण सितंबर 2020 में था। सितंबर 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण जो है यह 21.6% था। 21.6%।
सितंबर 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज था। सितंबर 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज जो है यह कितने यूएस डॉलर था, यह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसका सी 556.2 बिलियन यूएस डॉलर। 556.2 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ। वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ। आंसर हो जाएगा 296.65 मिलियन टन। ठीक है। नेक्स्ट है किस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। पशुपालन क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया था बी फरवरी 2020 के बजट में। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया था। आगे है वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन हुआ। कुल मछली उत्पादन कितना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 14.16 मिलियन टन। अर्थात अब तक जो है जितना भी मछली उत्पादन देश में हुआ है उसमें सबसे अधिक वर्ष 2019-20 में हुआ था और यह हुआ था 14.16 मिलियन टन। ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन उद्योग द्वारा जो सकल मूल्य अर्थात जीडीपी अर्जित की जाती है वह है 2,12,915 करोड़, जो कि कुल राष्ट्रीय जीवीए का 1.24% है और कृषि जीवीए का 7.28% के बराबर है। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, पंचम पंचवर्षीय योजना, और 2 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट इसका है 2 अक्टूबर 1975। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 अर्थात NH1 है। NH1 कहाँ है, तो यह है दिल्ली और अमृतसर के मध्य। ठीक है। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। आगे है एपी कल्चर का संबंध है। एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं आता है, यह जानने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में निर्माण उद्योग विनिर्माण इत्यादि आते हैं, जबकि परिवहन जो है यह द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, यह सेवा क्षेत्र से संबंधित है अर्थात तृतीय क्षेत्र से। और प्रथम क्षेत्र से जो है कृषि खनन और मत्स्य पालन इत्यादि, या फिर कृषि एवं कृषि से उत्पादन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में, और इसके अलावा उद्योग धंधे निर्माण विनिर्माण ये सब है द्वितीय क्षेत्र में। और सेवाएं जितनी भी है, चाहे बैंकिंग हो, LIC हो, परिवहन हो, या जितनी भी तरह की सर्विसेज हो, वो सब की सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 34। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। और इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस जो है यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त के महीने में 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आसियान की स्थापना हुई। आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई थी। आंसर हो जाएगा सी 1967। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय
समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। और इसकी स्थापना है 1948 में की गई थी। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय लंदन में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडिस के लेखक है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडिस की रचना जो है यह झुम्पा लाहिड़ी ने किया था। झुम्पा लाहिड़ी ने इस पुस्तक का प्रकाशन 1999 में किया था। 1999 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में स्थित है। और यह करनाल कहाँ है? यह करनाल है हरियाणा में। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? हीरे का खनिजीय बनावट जो है यह चतुष्फलकीय होता है। खनिजीय बनावट पूछ रहा है। यह कार्बन होता है। हीरा एक प्रकार का कार्बन का ही एक रूप है, तो आंसर ए हो जाएगा, कार्बन। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। यह कौन सा हानिकारक पदार्थ है जिससे कि अंधता होती है, अर्थात अंधे हो जाते हैं लोग? तो आंसर हो जाएगा मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल एक तीखी मतलब कि बहुत ही कड़वी, अप्रिय, तेज स्वाद वाला एक विषैला पदार्थ होता है। इसके ज़्यादा सेवन से अंधता, पागलपन, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। आगे है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक जो है यह नाइलॉन नहीं है। नाइलॉन एक कृत्रिम बहुलक है, यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, रेशम, कपड़ा, चमड़ा ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया की वजह से खराब होता है? दूध जो है यह खराब होने की वजह है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और इसी के द्वारा दूध से दही, छाछ, पनीर इत्यादि भी बनाए जाते हैं, अर्थात यह बैक्टीरिया लाभदायक ही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। यह कौन सा रोग है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीय मर जाते हैं? यह आंसर होगा क्षय रोग, अर्थात ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीय मर जाते हैं। यह बीमारी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। यह रोग जो है यह फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स को बुरी तरह से यह डैमेज कर देता है, ठीक है, लंग्स को। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो जब भी हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक उपभोक्ता। और यहाँ पर उत्पादक हो जाते हैं पौधे, हरे पौधे, और उपभोक्ता बकरी या भेड़ का मांस, और उसके बाद शेर, बाघ इत्यादि हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। और यदि मनुष्य को वहाँ उसके बाद रखा जाए तो यह सर्वाहारी वगैरह। अब है अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है यह क्या है? अपमार्जक यह शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता। यह हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता होता है। यह साबुन से बढ़िया होता है अपमार्जक, डिटर्जेंट जिसको कहते हैं, वो पाउडर फॉर्म में जो आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? यह जुरेसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। यह पक्षी भी है और यह धरती पर भी रहता था और आकाश में भी उड़ता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? मतलब हालांकि ये इन सभी में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट है और उसके अलावा कुछ नहीं है? तो यह आंसर हो जाएगा चावल। चावल में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है, अधिक से अधिक मात्रा में। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ प्रोटीन के भी कुछ होते हैं, फाइबर भी होता है, और इसमें और भी चीज़ें होती है। और उसी तरह से जौ, मक्का में तो खैर बहुत सारे
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जौ भी इसी तरह से काफ़ी लाभदायक भी ही होता है, लेकिन चावल जो है यह सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु इसमें से कौन है? आंसर हो जाएगा डी, प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किस चीज का मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोहा, निकेल, लोहा, क्रोमियम, तांबा और क्रोमियम की लोहा और जस्ता की, ये आंसर दे रहा है। तो इसमें से हालांकि वैसे आंसर अगर देखा जाए लोहा और क्रोमियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि निकेल और तांबा, जस्ता ये सब भी ऑप्शन में दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट जो होता है वो होता है निकेल भी इसमें थोड़ा सा होता है, क्रोमियम भी होता है, ठीक है। तो इन सब का एक मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील, निकेल, क्रोमियम और लोहे का, ठीक है। निकेल, क्रोमियम और लोहा। आगे चलेंगे। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम जो है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुल करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कुछ फार्मूले भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित है? आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है सिरका में, जो कि एसिटिलीन और सिरके में उपस्थित रहता है। यह विलायक के रूप में, एसीटोन बनाने में और खट्टे पदार्थ बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है और स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोर बनाने के लिए अर्थात कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में क्रोमियम मिला दी जाती है, ठीक है, जिससे वह कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। नेक्स्ट है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, इसीलिए दाब मापक घरेलू LPG सिलेंडरों में प्रदान नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को अर्थात दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। फेरोमोन्स कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, कीटों में। फेरोमोन्स जो है कीटों में पाए जाते हैं। ये कीट ही इस रसायन को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? क्यों सीधे खड़े नहीं रह सकते? तो आंसर हो जाएगा बी, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल प्रकाश ही होती है। आंसर हो जाएगा ए, लाल प्रकाश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वह गैस है एसिटिलीन, ठीक है। हालांकि इस गैस से फलों को पकाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह गैस जो है कच्चे फलों को पका देती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 65। पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए कौन सी चीज़ उतनी आवश्यक नहीं है?
तो आंसर हो जाएगा बी सोडियम। सोडियम जो कि नमक होता है, यह पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे पौधे गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट है, अर्थात ध्वनि प्रदूषण किस चीज़ से मापी जाती है? आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अब मैथ्स के क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसे मैं बोल ही देती हूँ। माना 2NC3 is to NC2 is equal to 12 is to 1, तब n का मान क्या होगा? आंसर इसमें n का मान दिया हुआ है b अर्थात 5। ठीक है, आगे है एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी है। मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी 299 मीटर। आगे है वर्ष 2006 से वर्ष 2007 में इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? ठीक है, तो इसका आंसर है ए 33 होल इंटू 1/3% का। ठीक है, एक दूसरा है एक सिक्का 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, हाँ इसका है 3.1/4 टू द पावर 4 माइनस 4 4.1/3 टू द पावर 4 बाय 3.1/4 स्क्वायर माइनस 4.1/3 स्क्वायर का वर्गमूल कितना है? तो आंसर इसका भी सी हो जाएगा 5.5/12। आगे है क्वेश्चन नंबर 72, एक्स लिम डैश है 0 + 1/1 माइनस ई टू द पावर -1/x का मान कितना होगा? तो आंसर इसका है 1। ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? आंसर हो जाएगा डी 33 और 42, दोनों विद्यार्थी के प्राप्त किए गए अंक हैं। नेक्स्ट है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या जो है यह डी हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 10 हो। तो आंसर है इसका ए 144। ठीक है, यही इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 इंटू 180/n मतलब कि जितने भी भुजाओं की जितनी संख्या है वो n से इंडिकेट होता है। तो इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे है, आलू की कीमत 50% की वृद्धि हुई है, आलू पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे यह भी आंसर हो जाएगा 33.1/3%। इसका भी पूर्णांक जो है 50% की वृद्धि हुई है, जितने की वृद्धि कहा जाए तो उतना ऊपर रखते हैं, वृद्धि या कमी जो भी बताया जाए। ठीक है, उसके बाद वृद्धि कही गई है, यहाँ पे कमी करने का पूछ रहा है, तो कमी जब कहा जाए तो हम उसका ज़्यादा करके लेते हैं, 150 कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। और यहीं पे वृद्धि पूछा जाए मतलब कि कमी हुई तो वृद्धि कितना करना होगा, तो यहीं पे 50 इसमें से वृद्धि पूछ रहा है अगर, तो इसमें कमी कर देंगे तो 100 का ये 50 कर देंगे और इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही फॉर्मूला है इसका सिंपली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था
बी 36वां संशोधन जो है सिक्किम से संबंधित है। इसे बनाया गया था 1975 में, 1975। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन जो है वह 1951 में किया गया। यह 31A और 31A और 31B को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए किया गया और स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को भी समाप्त करने का प्रयास इसमें किया गया था। आगे है, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? भारत की संचित निधि से व्यय जो है यह संसद की अनुमति से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा है? विधानसभा कहाँ स्थित है यह पूछा जा रहा है। तो लक्षद्वीप में नहीं है, दमन द्वीप में नहीं है, अंडमान में नहीं है, पुदुचेरी में विधानसभा स्थित है। ठीक है। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या पुदुचेरी में जो है यह कुल मिलाकर के 33 है। ठीक है। और जिसमें से 30 इलेक्टेड है और 3 नॉमिनेटेड हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। इसके सदस्य उस राजस्व में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। यानी ग्राम सभा से अभिप्राय है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में राष्ट्रीयकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। ठीक है। आगे है, नवगठित नीति आयोग का एक लक्ष्य क्या है? नवगठित नीति आयोग का एक लक्ष्य है सहकारी संघवाद। संघ को सहकारी बना दिया गया है नवगठित नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग से संबंधित गवर्निंग काउंसिल में कौन सम्मिलित होते हैं? गवर्निंग बॉडी जो है नीति आयोग की, यह होती है राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के राज्यपालों से मिलकर के बनती है। ठीक है। नीति आयोग से संबंधित गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो यह हो जाएगा 95वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2030 तक के लिए स्थिर रखा गया है। आंसर डी, 95वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 86 है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मराठा पेशवा के समय हुआ था? अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था बालाजी बाजीराव के समय में। बालाजी बाजीराव, इसे बाजीराव प्रथम भी कहते हैं। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने बालाजी बाजीराव के समय आक्रमण किया था। नहीं, ये बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर के लेखक हैं। इंडियन मिरर के लेखक हैं द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर ने इंडियन मिरर लिखा था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने मनाया था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह रंपा विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू के द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंसर हो जाएगा सीताराम राजू। सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह रंपा विद्रोह हुआ कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 1947 में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? 1947 में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, लियाकत अली ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लियाकत अली ये इलाहाबाद से थे, तो इन्होंने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, जिसे 1858 में कर्नल नील ने दबा दिया था। आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। दयानंद सरस्वती के गुरु थे, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो थे यह बिरजानंद थे, बिरजानंद। किस युद्ध का मुगल सेनापति स्वयं अकबर था? अकबर आमतौर पे अपने किसी दरबारी को ही सेनापति बना करके भेज देता था, हालांकि सभी राजा ऐसा ही किया करते थे। तो एक ये जो है यह युद्ध स्वयं अकबर ने लड़ा था, और यह युद्ध है मेवाड़, मेवाड़, ठीक है, राणा प्रताप से मारना जो हुआ था युद्ध, उसमें मेवाड़ के साथ युद्ध हुआ था 1568 में। इसमें अकबर ने स्वयं ही नेतृत्व किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर, हालांकि 1556 तो याद रहता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है यह 5 नवंबर है, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश नहीं थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश कौन कौन नहीं थे? तो पहले तो ये जानते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश कौन कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो कि गुजरात और राजपूताना से संबंधित थे। उसके अलावे ये राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट जो कि दक्कन अर्थात दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित थे, और उसके अलावे पाल वंश जो कि बिहार और बंगाल से संबंधित थे। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले थे। तो इसमें पूछ रहा है कौन से नहीं थे, तो जो थे उसको पहले छांट लेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश थे ही, पाल वंश थे ही, राष्ट्रकूट वंश थे ही, तो नहीं कौन थे? तो चालुक्य वंश नहीं थे। आंसर हो जाएगा 95 का डी, चालुक्य वंश। मगध के हर्यक वंश का वह शासक जिसे दर्शक भी कहा गया है, दर्शक किसे कहा गया है? अब दर्शक जो है यह हर्यक वंश के नागदशक को दर्शक भी कहा गया है, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। अब आगे है, चेदी महाजनपद की राजधानी थी, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, सॉरी क्या हो रहा है, शक्तिमती जो है चेदी महाजनपद की राजधानी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जब भी बात की जाए आंसर हो जाएगा ए, एम.एन. राय, ठीक है, एम.एन. राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष एम.एन. राय थे, सॉरी इसके ये थे, सॉरी लाला लाजपत राय थे, थोड़ी मिस्टेक हो गई, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बंबई में किस वर्ष की गई? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना की गई थी 1920 में। 1920 में एम.एन. जोशी द्वारा अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह 1920 के 31 अक्टूबर को की गई थी, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है यह किससे संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंगस ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी, ठीक है, अर्थात इसे घेरे की नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट है,
ये देशी रियासतों से संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? भारतीय सेना में अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल जो है वह दिसंबर 1856 में शामिल की थी। देवबंद का वह विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। सॉरी, तैयब जी नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद है, जो कि देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, देवबंद नहीं होगा, देवबंद होगा। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति जो है यह किससे संबंधित थी, यह पूछा जा रहा है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति, जिसमें बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त इत्यादि मुख्य इसमें कर्ता धर्ता थे, अर्थात इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, यह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं एक एक ही दिया गया है, लेकिन अवंती महाजनपद की दो राजधानी थी, अर्थात एक महिष्मती और एक उज्जैनी। महिष्मती जो थी ये दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी, ये साउथ की, और ये उज्जैनी जो थी यह उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। ठीक है, उज्जैनी। तो इस प्रकार से अवंती महाजनपद की दो राजधानियां थी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अर्थात ई। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं शताब्दी में कई तरह के धर्म और समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे तत्कालीन समय में। तो उस समय के जो भी धर्म और समाज सुधार आंदोलन थे, उन्होंने एक मिनट, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इन्होंने जो है आकर्षित किया था बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़ों को, लेकिन जो कि ये निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग जो थे यह बिल्कुल इससे अछूते ही रहे थे। ठीक है, आगे है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फुले। ये महाराष्ट्र में इसकी स्थापना उन्होंने की थी और यह एक निम्न जातियों पे हो रहे अत्याचार और अन्यायों का विरोध करता था यह सत्यशोधक समाज, और इसका उद्देश्य भी निम्न जातियों का ही कल्याण था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसमें भाग जो जिन वर्गों ने नहीं लिया था वह हो जाएगा 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले वर्ग थे साहूकार थे। खेतिहर मजदूर तो भाग लिए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा त्रस्त यही थे, और साहूकारों ने भाग नहीं लिया और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा यही लोग परेशान थे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से। चलेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटरम और WH टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र माना है, जेम्स आउटरम और WH टेलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, तुल्कप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तुल्कप्पियन ग्रंथ जो है यह किससे संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। यह व्याकरण है, तुल्कप्पियम एक प्रकार का, और यह व्याकरण और काव्य से ही संबंधित है, जिसे द्वितीय संगम के दौरान लिखा गया था। द्वितीय संगम के दौरान, ठीक है, द्वितीय संगम के दौरान लिखा गया था, और यह तमिल भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है।
सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है यह किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखने की शुरुआत तो हो चुकी थी, किंतु हम अभी तक उनकी लिपि को, उनके जो भी लिखित विवरण है उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु सभ्यता इसी से संबंधित है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ लिखित विवरण भी प्राप्त हुए हैं, किंतु अभी तक हमारे कोई भी विद्वान या पुरातत्ववेत्ता इस सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, आद्य ऐतिहासिक काल से। आगे है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? आंसर हो जाएगा इसमें क्रिप्स मिशन विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, और इसने जो ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा था। चूँकि नेतृत्वकर्ता ये थे और इसीलिए इन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन भी पड़ा था। और इस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो था यह था विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मेनली भेजा गया था। आगे चलते हैं, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र एवं संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए जो योजना रखी थी यह पंजाब की योजना थी। ठीक है, भारतवर्ष के विभाजन के समय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, मास्टर ऑफ गॉड्स ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स ग्रह कहते हैं बृहस्पति ग्रह को। आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। आगे चलते हैं, एकांकागुआ ज्वालामुखी संबंधित है। एकांकागुआ ज्वालामुखी किस स्थित है, अर्थात कहाँ स्थित है यह पूछा जा रहा है। तो एकांकागुआ जो है यह चिली में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है यह गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। माउंट K2 के नाम से गॉडविन ऑस्टिन को जाना जाता है, K2। ठीक है, भारत का यह सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद कंचनजंगा और तृतीय स्थान पर नंगा पर्वत है या नागा पर्वत। ठीक है, आगे है, भारत की सर्वोच्च चोटी हो गई। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो जनजाति जो है यह मेघालय की जनजाति है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ केनोजोइक युग में। आंसर हो जाएगा केनोजोइक युग। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था केनोजोइक युग में। केनोजोइक युग, ठीक है। यह शिवालिक पर्वत जो है बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट द्वारा बना हुआ है। यह कच्चे पत्थरों का समूह है। ठीक है, इसमें इस शिवालिक श्रेणी को छोटा हिमालय या लेसर हिमालय भी कहा जाता है। आगे है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल कहाँ की संयुक्त परियोजना है? तो यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक है, 3 स्टेट्स हैं इनसे कनेक्टेड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आगे है क्वेश्चन नंबर 119, कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद कहाँ से संबंधित है? कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। नेक्स्ट है, रेगुर नाम है। रेगुर किस चीज़ का नाम है? तो रेगुर जो है यह काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी जो कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और यह सबसे अलग टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है और यह देश के कुल गेहूं उत्पादन का अकेले 34% तक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध जो है यह व्यास नदी पर स्थित है।
व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर इस पोंग बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है GBU AU पंतनगर। GB पंत भी जिसे कहते हैं, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है GBPAU पंतनगर। यह 1960 में स्थापना इसकी की गई थी 1960 में, और उद्घाटन नेहरू ने किया था। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग, ठीक है, यह देवप्रयाग जो है भारत के उत्तराखंड में स्थित है और एक पवित्र स्थान है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। आगे चलते हैं, 126 है, यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। 12 मार्च 2021 को किसने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 का उद्घाटन किया गया। यह लगभग 2023 तक यह महोत्सव चलता रहेगा। ठीक है, और यह भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक श्रृंखला के रूप में, कई सारे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2023 तक यह श्रृंखला अर्थात यह कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती रहेगी। 127 है, क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शहर का है लिस्ट में सबसे ऊपर शिमला का स्थान है, जिसमें शिमला को प्रथम रैंकिंग दी गई है। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग, और भुवनेश्वर को द्वितीय और सिलवासा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2021 जीता? फ्रेंच ओपन 2021 जीता है स्टेफानोस सिसिपास को हरा करके। स्टेफानोस सिसिपास को हरा करके नोवाक जोकोविच ने यह फ्रेंच ओपन 2021 जीता है। नोवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया के हैं। ठीक है, और यह फ्रेंच ओपन 2021 लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया है। चलते हैं आगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल विजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल विजेता जो है यह नाओमी ओसाका है। ठीक है, नेक्स्ट है 130, फ्रेंच ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस के महिला एकल विजेता, नए महिला ओपन विजेता है बारबोरा क्रेजिस्कोवा। फ्रेंच ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस के महिला एकल के विजेता हैं। आगे चलते हैं, फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है भारत में। भारत में U17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 से निपटने हेतु किस राज्य में मिशन फतेह 2.0 संचालित किया जा रहा है? मिशन फतेह यह कोविड-19 से रिलेटेड है, और मिशन फतेह जो है यह पंजाब में इसका आयोजन किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, मई 2021 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान यंग वॉरियर का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? यंग वॉरियर का प्रारंभ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE के द्वारा किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है जून 2021 में संपन्न हुई 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई है। आंसर हो जाएगा बी 30 सितंबर 2021 तक। 30 सितंबर 2021 तक जून 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा एक कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती करने का एक प्रस्ताव किया गया और यह प्रस्ताव जो है 30 सितंबर 2021 तक चलता रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। 135 कह रहा है 15 से 18 जून 2021 के मध्य वैश्विक योग सम्मेलन 2020-21 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मोक्षायतन योग संस्थान के द्वारा। मोक्षायतन योग संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आगे है 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? मतलब किस देश की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई? आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। ब्रुनेई की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी ब्रुनेई में। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद अभी से क्या नया नाम दिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही टीवी का विलय करके इसे एक नए नाम से अर्थात संसद टीवी के नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट अंकित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, इसको मिलाएंगे, यह है वीरप्पा मोइली ने लिखा है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ठीक है, वीरप्पा मोइली। और अंतर्नाद लिखा है बकुला घास वाला। ठीक है, बकुला घास वाला। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, यह लिखा है अनामिका ने। और द मोमेंट ऑफ लिफ्ट, यह लिखा गया है मेलिंडा गेट्स के द्वारा। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो है बिल गेट्स की पत्नी, तो मेलिंडा गेट्स के द्वारा द मोमेंट ऑफ लिफ्ट लिखा गया है। तो इसमें आंसर जो है यह जो सारे मिलान करने के बाद आंसर बन के आता है बी 4 2 3 1। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को स्वीकृति प्रदान की? अर्थात निजी नौकरियों में 75% आरक्षण को स्वीकृति प्रदान किस राज्य ने किया है? आंसर हो जाएगा बी हरियाणा ने। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश शहर का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके इसका नया नाम जो है यह नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नर्मदापुरम क्या होगा? नर्मदापुरम। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, नर्मदागढ़ भी दिया गया है तो नर्मदागढ़ नहीं होगा, नर्मदापुरम है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस सुंदरी ने वर्ष 2021 की फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया? फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने वाली जो सुंदरी है वह मनसा वाराणसी है, मनसा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है अमेरिका के किस राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके कार्यकाल में ही 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा था। आंसर नेक्स्ट है यूरोप का वह कौन सा देश है जिसने 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ EU से औपचारिक रूप से अलग हो गया? EU से अलग होने वाला देश है ब्रिटेन। आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन। ब्रिटेन 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय यूनियन अर्थात EU से औपचारिक रूप से अलग हो गया है, जिसे ब्रेक्जिट भी कहा गया। ब्रेक्जिट अर्थात ब्रिटेन का एग्जिट।
नेक्स्ट है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है। जो बाइडेन का क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम जो है यह 46वां है। आंसर हो जाएगा सी 46वां। ठीक है, जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला और ये जो है यह डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, आगे है किस फिल्म अभिनेता को वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को देने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा ए रजनीकांत। इन्हें 1 अप्रैल 2021 को 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 4 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। इन्होंने भारत का 4 बार ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है। ये इस तरह से प्रतिनिधित्व करने वाली वह पहली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अर्थात CBFC के अध्यक्ष हैं। CBFC के अध्यक्ष जो है यह प्रसून जोशी हैं। ठीक है, यह प्रसून जोशी एक प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। आगे है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। इसमें भारत का स्थान 87वां है अर्थात 87th। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 149 है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है, इसमें है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीडन है और इसमें भारत का क्रम अभी अभी हमने बात की 87वां है। ठीक है, 87th। नेक्स्ट है 150 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह विश्व खाद्य पुरस्कार जो है डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलनस्टेडा को दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। तो इस तरह से समाप्त होती है ये वीडियो। भी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए BPSC और हम पे। और दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।